अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस वाइफ टिप्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए रापुंज़ल की नवी किस्त लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्र है इतना तो जान गई हो मुझे। देखो सोफ़िया, प्लीज़ अब तुम अपने आप को इन फजूल सोचों से निकाल दो। मैं वाकई इतना फ़ारिग नहीं हूँ। इतना काम बढ़ गया है, मजीद की वफ़ात से काम का बोझ भी बहुत पड़ गया है मुझ पर। बाज़ औक़ात खाना खाने के लिए 10 मिनट की फ़ुर्सत निकालनी भी मुहाल हो जाती है। इसके बावजूद अगर तुम ये समझती हो कि मैं सारा दिन गैर औरतों के साथ वक्त गुजारता रहता हूँ, तो प्लीज़ अपने जहन को थोड़ा सा आराम दो। मुझे तुम्हारे और ज़रमीन के अलावा किसी दूसरे वजूद में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम दोनों के बाद अगर कोई चीज़ मुझे अपनी तवज्जो खींचती है, तो वो मेरा बिज़नेस है, जिसके लिए मैं दिन रात ख्वार होता हूँ। मैं तुम दोनों को ज़िंदगी की हर खुशी देना चाहता हूँ। ये सब जो मेरे पास है, ये मेरे अब्बा का कमाया हुआ है। मैं इसमें इजाफ़ा नहीं करूँगा तो मेरी औलाद के पास फ़ख्र करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? वो अभी भी इसकी आंखों में झांक रहा था। सोफिया को दिल ही दिल में ख़ुद पर गुस्सा आया और अपनी सोच पर शर्मिंदगी भी हुई। इसका शौहर सारा दिन कितनी मेहनत से काम करता था, ख्वार होता था और उस पर शक करने से बाज नहीं आती थी। मुझे उम्मीद है आइंदा तुम इसके मुताल्लिक कोई बात नहीं करोगी। और सुनो, दोबारा हबीबा के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। न तुम वहाँ जाओगी, न ज़रमीन को लेकर जाओगी। मजीद के बाद इस औरत के रंग ढंग बहुत बदल गए हैं। 20 तरह के आदमियों से तो याराने हैं इसके। काशिफ ने सख्त लहजे में कहा था। मुझे तो पहले दिन से ही औरत अच्छी नहीं लगी। शौहर की ज़िंदगी में इसके नाजो अदा काबू में नहीं रहते थे, अब तो शौहर भी नहीं रहा। सोफिया तसल्ली भरी सांस लेते हुए बोली थी। बिलाखिर सब कुछ इसके हक में हो ही गया था। अच्छा छोड़ो इस बीक्रेट औरत को, ये ज़रा मेरा सर तो दबाओ ना। किसी सियाने ने ये नहीं बताया तुम्हें कि बीवी जब मोहब्बत से शौहर का सर दबाती है तो इसके सारे दिन की थकान उतर जाती है। उसने इसका हाथ अपनी पेशानी पे रखा था। सोफिया जी जान से निहाल होते हुए अपने फरिश्ता सिफत शौहर को पेशानी को सहलाने लगी और साथ ही इस दिन इसने अपने आप से तहैया कर लिया कि वह अपनी बिलावजह शक की आदत को तर्क कर देगी। दूसरी तरफ काशिफ को इस रात बहुत इत्मीनान की नींद आई। इसकी बीवी भी इससे राज़ी हो गई थी और दिल बहलाने को एक अदद खूबसूरत महबूबा भी मुकम्मल तौर पे मुट्ठी में थी। अल्लाह को राज़ी करने का इसने कभी सोचा ही नहीं था। उसके नज़दीक ये सब बुढ़ापे में करने वाले काम थे। इसके गीले बाल टखनों तक फैले हुए थे और टॉवल से काफ़ी देर झाड़ लेने के बाद भी पानी की नन्ही बूंदें फर्श पर टपक रही थीं। इसने आईने में खड़े होकर दोनों हाथों से बालों को समेटकर बाएं कंधे पर फैलाया था और फिर दाएं हाथ की उंगलियों से इनको सहलाने लगी। पानी इसकी उंगलियों पर भी चमकने लगा, लेकिन उसे इस अमल से मोहब्बत थी। वो कुछ देर बालों को इसी तरह सहलाती रही ताकि न सिर्फ पानी निकल जाए, बल्कि बगैर कंघा किए वो सीधे भी हो जाएं। इसके बाद उसने बालों को इसी तरह कंधे पर बिखरा रहने दिया। वो अपने बिस्तर तक गई जहाँ इसके गुलाबी रंग के टॉवल पर इसका सेल फ़ोन पड़ा हुआ था। इसने वो सेल फ़ोन उठाया और फिर फ्रंट कैमरा ऑन करके इसने बालों की एक ऐसे ज़ाविये से तस्वीर ली कि इसकी एक आंख, नाक और आधे होंठ भी तस्वीर में समा सकें। 2-3 क्लिक के बाद तस्वीर चेक की, फिर बुरा सा मुँह बनाकर इसने वो सब डिलीट कर दी। उसे वो पसंद नहीं आई थी। इनमें इसके बाल ज़रा भी नुमाया नहीं हो रहे थे। इसने इधर उधर देखा, कमरे की एक ट्यूबलाइट ऑन थी। इसने आगे बढ़कर दूसरी ट्यूबलाइट भी ऑन कर दी और फिर पहले की तरह इसने चंद तस्वीर उतारी और पहले ही की तरह चंद सेकंड में वो सब डिलीट कर दी। वो मुतमईन नहीं हो पा रही थी। इन तस्वीर में इसके बालों की खूबसूरती मुकम्मल तौर पर नुमाया ही नहीं हो रही थी। उसे अपने बाल बेहद पसंद थे। इसके बाल इंतहाई खूबसूरत और लंबे थे। इसकी लंबाई टखनों तक थी और बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम और नरम थे। इनका रंग बिल्कुल सियाह नहीं था, बल्कि वो हल्के से भूरे थे और जब कभी वो बाल खोलकर सूरज की रोशनी में जाती तो किरणें इसके शहद रंग बालों से फिसल कर अजीब सुनहरा सा अक्स पेश करती थी। वो इस सुनहरे अक्स को कैमरे की आंख से महफूज करना चाह रही थी, लेकिन सूरज की रोशनी मद्धम पड़ चुकी थी और फिल वक्त ये मुमकिन नहीं था। इसने नाक मुंह चढ़ाकर मज़ीद तस्वीर लेने का इरादा तर्क कर दिया। कैमरा ऑफ करते ही सेल फ़ोन पर आए हुए व्हाट्सएप मैसेजेस नुमाया हुए थे। वो 50 से ज़्यादा मैसेजेस थे। अपने बेड पर नींद दराज होकर इसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए पहला मैसेज खोला। वह मज़ीद मुस्कुराई थी। फिर इसने दूसरा मैसेज खोला। इसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई और फिर तीसरे मैसेज पर मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। यह बाद दीगरे इसने 50 मैसेज खोलकर देख लिया। आखिरी मैसेज पर पहुंचने तक इत्मीनान भरी सांस इसके होंठों के किनारों से बाहर आने लगी। 50 के 50 मैसेज एक ही नंबर से आए हुए थे और हर मैसेज में इसके लिए एक ही जुमला लिखा हुआ था। रापुंज़ल, रापुंज़ल अपने बाल बिखराओ, रापुंज़ल अपने बाल बिखराओ। ये क्या है अम्मा? वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर डाइनिंग टेबल तक आई जब रानी की आवाज़ सुनाई दी।
अम्मा रज़िया और रानी सामने किचन में अपने ध्यान में मगन थीं, इसलिए उसने शहरीन के आने की खबर ना हो सकी। वो आमतौर पर समी के ऑफिस चले जाने के 1.5-2 घंटे बाद ही उठती थी, इसीलिए इन 1.5-2 घंटों में अम्मा रज़िया ही इनकी मालकिन होती थी। वो तकरीबन 2 सालों से इनके पास थी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारा घर संभाला हुआ था, इसीलिए शहरीन की इनसे बहुत इत्मीनान का सबब थी। ये कागजात हैं, समी ने दिए थे। अम्मा रज़िया काफ़ी मसरूफ़ से अंदाज में बोली। आप तो बड़ी काबिल हैं अम्मा, सारे ही काम कर लेती हैं, खाना पकाना, सीना पुरना और ये लिखत पढ़त भी। रानी उन्हें सराह रही थी या तंज कर रही थी, शहरीन समझ नहीं पाई। उसने बहुत आहिस्तगी से कुर्सी थोड़ा सा उठाकर आगे की और इस पर बैठ गई। इसकी जानिब इन दोनों की तरफ पुश्त थी। अरे नौकर किया और नखरा किया, जो भी साहब लोग कहें सब करना पड़ता है। अम्मा का अंदाज उकताहट भरा था। आपको तो खैर कोई भी नौकर नहीं समझता, इतनी इज्जत करती हैं शहरीन बाजी आपकी। रानी की आवाज़ आई थी। हाँ, इसमें क्या शक है, शहरीन भी और समी बेटा भी दोनों नेक माँ बाप की नेक औलादे हैं, खूब अदब आदाब और सलीके वाले लोग हैं, हमेशा इज़्ज़त और एहतराम से बात करते हैं। अम्मा रज़िया की बात सुनकर शहरीन को अच्छा लगा। वो वाकई समी और उनके मुलाजमों के साथ बहुत अच्छा सलूक था। हमें क्या पता अम्मा इनके माँ बाप नेक हैं या बद, हमने कौन सा किसी को यहाँ आते जाते देखा है। मैं कितने अरसे से यहाँ हूँ, बाजी के मैके या ससुराल से कभी किसी ने कदम नहीं रखा। चलो वो ना सही, कोई और सही, कोई तो आए जाए इस घर में। बड़े लोगों के घर तो मेहमान ही ख़त्म नहीं होते, लेकिन यहाँ तो कभी किसी मेहमान को देखा ही नहीं। वो जहाँ मेरी बड़ी बहन काम करती है ना, कहती है आए रोज़ दावतें होती हैं। ऐसे प्यारे प्यारे कपड़े पहनकर इसकी मालकिन की सहेलियाँ और मिलने वालियाँ आती हैं कि बस इतने मज़े मज़े की चीज़ें बनती हैं इस घर की मालकिन की किचन में। रानी बहुत ही लालची किस्म की लड़की थी। बात करते हुए पैसे का और खाने पीने का लालच उसकी आवाज़ में छलकने लगा था। है रानी, तू यहाँ कौन सा भूखा मरती है? गोश्त, मुर्गी, मछली सब कुछ तो मिलता है तुझे, फ्रिज में आइसक्रीम जूस तो नहीं छोड़ती तू। शहरीन ने कितने ही पुराने कपड़े तुझे दे रखे हैं, फिर भी तेरा लालच ख़त्म नहीं होता। अम्मा रज़िया ने सख्त लहजे में उसे टोका। आप तो नाराज़ ही हो गई अम्मा रज़िया, मैंने कब कहा कि मैं भूखी मरती हूँ? मैं तो ये कह रही हूँ कि मेहमान नहीं आते इस घर में। शहरीन बाजी के अम्मा अब्बा या समी भाई के अम्मा अब्बा को कभी नहीं देखा। नाना नानी और दादा दादी की तो जान होती है अपने पोतों पोतियों में, लेकिन कोई एमन से मिलने कभी नहीं आया। रौनक नहीं है इस घर में। रानी अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम थी। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर शहरीन को बैठी बुरा तो लगा, लेकिन जो भी रानी कह रही थी वो सब हकीकत था। सो इसने टोका नहीं बल्कि खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। ए बीबी, तुम्हारे पिंडों कोठों में रह गई हैं ऐसी रौनकें, अब शहरों में नहीं होता ये सब। माफ़ करो मुझे और काम करने दो। अम्मा रज़िया मज़ीद उकताई हुई आवाज़ में बोली थी। अच्छा अच्छा अम्मा, काम करो, डांटो तो नहीं। रानी फिर बोली थी। डांट नहीं रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ। तेरी माँ आती है तो मुझे कहकर जाती है कि तेरा ख्याल रखा करूँ, इसीलिए कह रही हूँ अपने काम से काम रखा कर। मुलाजमों को ज़ेब नहीं देता ऐसी बातें करना। चल उठ, एमन बिटिया के कपड़े बदल, उसे तैयार कर दे, अस्पताल लेकर जाना है। अम्मा रज़िया ने कहा। एमन के नाम और अस्पताल के जिक्र पर शहरीन चौंकी। एमन को क्या हुआ है? वो तो ठीक है, अस्पताल क्यों जाना है? शहरीन के जहन में जो सवाल उठा वही रानी ने पूछ लिया। एक तो तू हम सब की मालकिन बनी रहा कर, सवाल पर सवाल करती जाएगी। कुछ नहीं हुआ है बच्ची को, ठीक ठाक है, हिफाजती टीका लगना है। इस महीने 4 साल की हो रही है। समी बेटा कह रहा था कि गाड़ी भेज दूंगा, एमन को ले जाना। डॉक्टर से टाइम ले रखा है इसने। अम्मा रज़िया इसके तजस्सुस को देखते हुए तफसीली जवाब दे रही थी। एमन की सालगिरह है इस महीने। रानी का लहजा पुरजोश हुआ था। अम्मा, सालगिरह भी करते हैं ये लोग बच्ची की या नहीं? मुझे नहीं लगता कि करते होंगे। वो फिर अपने हुकूक से तजावुज़ करते हुए एक सवाल पूछ रही थी। अरे मेरी माँ, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ टीके का बताया है समी ने, और तुझे भी जो कहा है बस वो कर। अम्मा रज़िया इस बार बहुत सख्त लहजे में घुरक कर बोली थी। जा रही हूँ, बस आखिरी बात बता दो, सालगिरह होगी या नहीं? वो शायद कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन अम्मा रज़िया ने शायद उसे फिर टोक दिया। अच्छा, घूर क्यों रही हैं? जा रही हूँ। क्या किस्मत है अमन बेचारी की भी, इतनी प्यारी बच्ची है लेकिन इसके माँ बाप को इससे प्यार ही नहीं है। रानी की दूर जाती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। शहरीन वहीं बैठी रह गई। इसके मुलाजमीन इसकी नाक के नीचे इसके मुतालिक क्या क्या बातें करते रहते थे। क्या कर रही हो? ज़रीन ने उसे बिस्तर पर आरा तिरछा लेटा देखकर पूछा। इसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बिल्कुल बेरौनक लग रहा था, जबकि इसके बरअक्स ज़रीन ने क्लेंजिंग करके हाथ मुँह धोया हुआ था, फिर नाइट क्रीम भी लगाई हुई थी। अपने बालों में 10 मिनट कंघा फेर फेर कर खून की रवानी को खूब बढ़ाया था। फिर बिस्तर पर बैठकर इसने खूब सारा लोशन हथेलियों पर उंडेला और उंगलियों का मसाज करना शुरू कर दिया था। वो अपने आप से कभी लापरवाही नहीं बरतती थी। नमाज़ पढ़ रही हूँ, नैना ने लेटे लेटे जवाब दिया। ज़रीन ने उसे घूरा। लेटकर कौन सी नमाज़ पढ़ रही हो तुम? जब नज़र आ रहा है लेटी हुई हो तो फिर क्यों पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ? नैना ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। इसीलिए पूछा कि कहीं तुम सो तो नहीं गई? ज़रीन ने दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे से बाएं हाथ की पहली उंगली को मरोड़ते हुए मसाज करते हुए पूछा।
फ़र्ज़ कर लो अगर सो भी गई होती तो? नैना ने एक सवाल फिर किया। तो मैं तुम्हें वो ना कहती जो कहने वाली थी, ज़रीन इत्मीनान से बोली। अच्छा तो फिर कह दो बसंती, क्या कहना चाहती हो तुम? नैना का मिजाज काफ़ी अच्छा था। मैं कहना चाहती थी कि कभी कभी सोने से पहले क्लिनजिंग करके मुंह धो लिया करो। रंग कितना फीका सा हो रहा है तुम्हारा और स्किन भी रफ़ हो रही है तुम्हारी, वो इसका एहसास करते हुए कह रही थी। नैना ने पहले मुंह बनाया, फिर थोड़ा सा हंस दी। क्या बहुत बुरी लग रही हूँ? इसके मिजाज अच्छा हो रहा था इसीलिए ज़रीन ने इतनी बड़ी बात कह दी, वरना वो बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी। नहीं, बुरी तो नहीं लग रही, लेकिन अगर अपना ख्याल रखो तो फ्रेश लगने लगोगी, खूबसूरत लगने लगोगी। नैना उठकर बैठ गई। उसने अपने हाथों की जानिब देखा। इसके हाथ तो वाकई कितने रफ लगते थे। जबकि ज़री इतनी निखरी निखरी लग रही थी, वो दोबारा अपनी जगह पर ढेर हो गई। मेरा दिल नहीं करता यार, ये काम नहीं होते मुझसे। इसके लहजे में बेबसी थी। उसका मूड अच्छा था तभी कह दिया, वरना ऐसे मशवरों पर वो तड़क कर ज़री को माइंड योर ओन बिजनेस कह देती थी। खूबसूरत लगने का दिल नहीं करता? कैसी लड़की हो तुम? ज़रीन हैरान हुई, हालांकि जानती थी इसकी बहन ऐसी ही है। मेरा मतलब ये सब करने को नहीं करता, मसाज, क्लेंजिंग, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर। वो इसी अंदाज में लेटी छत को तकते हुए कह रही थी। तुम बहुत अजीब मखलूक हो भाई, आजकल की लड़कियों वाली तो कोई बात ही नहीं है तुम में। मैं अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ती होती ना तो इतना तैयार होकर जाती, नए नए कपड़े बनवाती, स्टाइलिश जूते खरीदती, रोज़ाना बदल बदल कर बैग लेकर जाया करती। तुम्हें तो कोई शौक ही नहीं है, वो नाक चढ़ा के बोली। ठीक कह रही हो बहन, मुझे वाकई शौक नहीं है ऐसे कामों का। फिर यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना, मैं बकरा मंडी नहीं जाती कि हार फूल पहनकर सर लटका कर जाऊँ। उसने एतराफ़ किया। ज़री अपनी जगह से उठी और इसके बिस्तर पे आ गई। क्यों नैना, ऐसा क्यों? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम खूबसूरत लगो? तुम्हें देखकर सब कहें कि तुम कितनी प्यारी हो। मैंने डाइजेस्ट में पढ़ा था कि औरत को सताइश की हिर्स होती है। तुमने आधा जुमला पढ़ा है, मुकम्मल जुमला ऐसे है, औरत को सताइश की हिर्स होती है और इस बुरी बला है। वह इसके चेहरे को देखकर कह रही थी। ओहो, मेरा मतलब है सताइश अच्छी लगती है औरत को, सराहे जाना सबको पसंद होता है। वो वजाहत करने के साथ साथ उसका हाथ अपने हाथ में लेकर लोशन से इसका मसाज करने लगी। नैना को बहन की हरकत बड़ी अच्छी लगी। वो उठकर बैठ गई। ज़री के दूधिया सफ़ेद हाथों में इसके बेरौनक फीका सा हाथ बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन असल चीज़ वो खुलूस और मोहब्बत थी जिससे ज़री इसका मसाज कर रही थी। आज तो बड़ी मेहरबान हो रही हैं हमशीरा, क्या बात है? वो चिढ़ाने वाले अंदाज में पूछ रही थी। मैं तो हमेशा से ही ऐसी ही हूँ नैना, ये तुम हो जो हर वक्त सड़ी रहती हो, गुस्से और खफगी को अपने नाक पर ऐनक की तरह रखकर घूमती फिरती हो। ज़री ने इसी खुलूस से कहा जिस खुलूस से वो मसाज कर रही थी। और मैं भी ऐसी ही हूँ शुरू से। तुम्हारा मेरा क्या मुकाबला? तुम अम्मा अब्बा की लाडली ख़ानदान भर की चाहिए थी और मैं। उसने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है, तुम पता नहीं ऐसा क्यों सोचती रहती हो। अम्मा और अब्बा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बिलखुसूस अब्बा को तो बहुत मोहब्बत है तुमसे। ज़री ने समझाना चाहा। ओह अच्छा, वाकई अब्बा को मोहब्बत है मुझसे? वो तंज़िया अंदाज में बोली। ज़री ने तासुफ भरे अंदाज में इसके चेहरे की तरफ देखा, फिर कुछ कहते कहते इरादा तर्क कर लिया। इन दोनों के दरमियान बहस का यह नया मौजू नहीं था। नैना गलतफहमी का शिकार थी और अब्बा इससे मोहब्बत नहीं करते, इसकी गलतफहमी थी। इसीलिए वो जब भी कभी अब्बा के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होती थी, ज़री उसे समझाने की पूरी कोशिश करती थी। हाँ, माँ बाप कभी औलाद से नफ़रत नहीं करते। ज़री इसी पॉइंट पर खड़ी थी। मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे नफ़रत करते हैं वो, लेकिन ये भी सच है कि मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारे दरमियान। नैना अब्बा के ज़िक्र पर चेहरे के तासुर को बिल्कुल सपाट कर लिया करती थी। मोहब्बत किसे कहती हो तुम? ज़री ने अब इसका बायां हाथ थाम लिया और इसका मसाज करने लगी। मोहब्बत को ही मोहब्बत कहती हूँ यार, क्या हो गया है? आज फ़लसफ़ा बुलवाने पर क्यों तुली हुई हो? वो मुस्कुराकर बोली। अब्बा के ज़िक्र पर वो हमेशा मौजू बदलने को ही तरजीह देती थी। ज़री ने बगौर इसका चेहरा देखा। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है नैना, या कभी कोई तुमसे मोहब्बत का इजहार कर चुका है? वो खोजने वाले अंदाज में पूछ रही थी। आवाज़ खुद ब खुद सरगोशी में ढल गई। अम्मी अभी जाग रही थीं। वो अगर इन दोनों को बातें करता सुन लेती तो अच्छी खासी शामत आ सकती थी, इसीलिए वो धीमी आवाज़ में पूछ रही थी। इसके जहन में इस दिन वाला सलीम का एतराफ़ गूंजने लगा। हाँ, दुनिया में सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो मुझसे मोहब्बत करता है। नैना ने अपनी आवाज़ को धीमा करने की कोशिश नहीं की। वो इसी ऊंची टोन में बोल रही थी। ज़री ने कमरे के अधखले दरवाजे की तरफ देखा। कौन? ज़री का तजस्सुस उरूज पर था। सलीम के अलावा और कौन हो सकता है यार? वो अपनी धुन में बोली थी। ज़री इसके एतराफ़ पर बहुत हैरान हुई। इसका ख्याल था कि वो ये बात इससे कभी शेयर नहीं करेगी, लेकिन इसने तो बहुत आसानी से बता दिया। और जब इसने बता दिया तो इसका दिल भी चाहा कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बहन से शेयर करे। इसने सारी तमहीद बांधी ही इसलिए थी, लेकिन फिर भी वो अपने बारे में बात करते हुए डरती थी। तुम्हें भी सलीम से मोहब्बत है? इसने एकदम सवाल किया। हालांकि ऐसे इस सवाल का जवाब पता था। नैना खुद सलीम से कह चुकी थी कि वो इससे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन इसकी हैरत की इंतहा न रही जब नैना बोली, दुनिया में अम्मी के बाद मुझे सिर्फ सलीम से ही मोहब्बत है। वो सलीम के नाम पर जोर दे के बोली थी। ज़री को इसका जवाब सुनकर बहुत मायूसी हुई। वो इस जवाब की तवक्को ही नहीं कर रही थी। उससे अगर सलीम से मोहब्बत थी तो सलीम को उस दिन वो इनकार क्यों कर रही थी?
सलीम बहुत अच्छा इंसान है, उसका दिल इतना खालिस है, रियाकारी से बिल्कुल पाक। नैना उसकी तारीफ़ें करने में मगन हो गई। जरी को इसकी मुनाफिकत बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन इसने फ़िलहाल अपना राज शेयर करने का इरादा तर्क कर दिया था। तुमने मुझे क्यों नहीं याद करवाया एमन की वैक्सीनेशन का? रात को इसने समी से शिकवा किया। सुबह अम्मा रज़िया और रानी की बातें सुनकर वो काफ़ी देर तक इस मुतालिक सोचती रही थी, लेकिन इसने किसी को टोका या डांटा नहीं था। लेकिन दिल में उलझन सी बैठ गई थी कि शायद वो सब अपनी सोच में हक पर जानिब थे। इनके सामने समी और इसका तासुर ही कुछ ऐसा जम गया था कि वो अपनी बच्ची से इस कदर लापरवाह रहते हैं तो शायद उन्हें इससे मोहब्बत ही नहीं है। समी ने कभी उसे एमन के काम करने और ना करने पर टोका ही नहीं। वो पैदा हुई तो इसके हॉस्पिटल घर आमद से पहले ही इसने मुलाजमा का इंतज़ाम कर दिया था, लेकिन तब शहरीन ठीक रहती थी तो इसने बच्ची के सबका मुलाजमा के सर पे नहीं छोड़ रखे थे। लेकिन एमन 6 महीने की हुई तो शहरीन को टाइफाइड हो गया। इसकी बिना पर वो इतनी कमज़ोर हो गई कि इससे एमन के काम होते ही नहीं थे। तब से एमन मुलाजमाओं के हाथ में पलती रही और तब से शहरीन ने नई बीमारियों का शिकार होती रही। सर दर्द, कमर दर्द तो आम सी बात होकर रह गई थी। समी ने उसे वैसे ही हथेली का छाला बना के रखा हुआ था। इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर वो घबरा जाया करता था। वो उसे घर के कामों के अलावा एमन के काम करने पर भी टोक दिया करता, जिसकी बिना पर शहरीन भी लापरवाह होती चली गई। हालांकि हर 1-2 महीने बाद वो सोचती थी कि बस अब अपनी बच्ची का खुद ख्याल रखेगी, लेकिन आए दिन की बीमारियाँ पीछा ही नहीं छोड़ती थीं। मैंने अम्मा रज़िया से कह दिया था कि वो ले जाएं। समी ने इतना ही कहा था कि शहरीन ने इसकी बात काट दी। तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था, एमन की माँ तो मैं हूँ, अम्मा रज़िया नहीं है। समी ने लैपटॉप से निगाहें उठाकर लम्हा भर को उसके चेहरे की तरफ देखा। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हो गया? वो आम से अंदाज में पूछ रहा था। मुलाजमीन पर हर काम नहीं छोड़ा जा सकता, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं भाई। तुम मुझे याद करवाते कि एमन की वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना है, वो खफकी भरे लहजे में बोल रही थी। समी ने गहरी सांस भरी और अपने सामने पड़ी फाइल खोली, फिर दोबारा से लैपटॉप की जानिब देख कर बोला, मेरे सेल में एमन के लिए रिमाइंडर लगा होता है। मुझे अलार्म सुबह मिला और आज इसकी वैक्सीनेशन की डेट थी। तुम सो रही थी तो मैं इनकी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर अम्मा रज़िया को बताकर चला गया। तुम मुझे जगाकर बता देते ना समी, उसकी सुई एक ही जगह अटकी हुई थी। तुम लेट उठती हो, मैंने सोचा जल्दी जगा दिया तो फिर सर दर्द की शिकायत हो जाएगी। समी अभी भी लापरवाह से अंदाज में बोल रहा था। एक तो मैं सर दर्द से आजिज़ हूँ, अपने शौहर और बच्ची की जिम्मेदारियां भी ठीक से नहीं उठा पाती मैं, और लोग पता नहीं क्या क्या समझते रहते हैं। उसे फिर अम्मा रज़िया और रानी की बातें याद आ गई। क्या हुआ है, तुम्हारी अम्मी का फ़ोन आया था क्या? समी ने पूछा। आमतौर पर जिस रोज़ शहरीन अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात कर लेती थी, इसी तरह खुद तरसी का शिकार हो जाया करती थी। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिला दिया। तो फिर मेरी अम्मी का आया होगा, वो हतमी लहजे में बोलने लगा। किसी का फ़ोन आया नहीं आया समी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब समी अम्मा रज़िया समझती हैं कि मैं एमन का ख्याल नहीं रखती या इसकी जानिब से लापरवाही बरतती हूँ। वो मुँह लटका कर बोली। समी ने चंद लम्हे के लिए दोबारा इसकी जानिब देखा। इसकी पेशानी पर तेवरियाँ पड़ी हुई थी। उन्होंने ये सब कहा है तुमसे? वो बुरा मानकर पूछ रहा था, फिर इसके जवाब का इंतज़ार के बगैर बोला, अम्मा रज़िया कौन होती हैं ऐसा समझने वाली, या तुमसे कुछ भी उल्टा सीधा बोलने वाली? वो यमन की गवर्नेंस हैं। उन्हें किस लिए बुलवाया है मैंने, किस चीज़ की तनख्वाह देता हूँ मैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं बात करूँगा उनसे, अगर उनसे ये सब नहीं होता तो बता दें। मैंने तो इनका लिहाज करके उन्हें यहाँ बुलवाया था कि कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगी इस उम्र में। वो नहीं कर सकती एमन का ख्याल तो बेशक वापस चली जाए। मुलाजमों की कमी नहीं है, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। मैं एमन के लिए किसी और को हायर कर लेता हूँ। वो सख्त लहजे में बोल रहा था। शहरीन ने नाक चढ़ाई। इतना इमोशनल मत हो, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो हंसी खुशी सब करती हैं। लेकिन समी, मैं खुद सोच रही थी कि वो बात करती करती चुप हो गई। वो अम्मा रज़िया का नाम नहीं लेना चाहती थी। समी का कोई भरोसा नहीं था, वो वाकई कभी कभी बहुत बदलिहाज हो जाता था। शहरीन को कुछ कहे बगैर कुछ कहे या इसकी बर्दाश्त से बाहर था। ओहो, तुम खुद ही सब कुछ मत सोचती रहा करो, कुछ काम बाकी लोगों के लिए भी छोड़ दिया करो। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा ना तुमसे। मैं जानता हूँ जब तुम्हारी तबीयत ठीक होती है तो एमन के सारे काम तुम ही करती हो। वो चिढ़कर बोला। शहरीन ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अभी भी सोच रही थी। ये हकीकत थी कि इसने कभी एमन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार नहीं किया था। वो जब भी कभी ऐसा करने की सोचती तो कोई एहसास जो उसे रोक देता था। इसकी पैदाइश से लेकर अब तक हालात इस तरह के रहे थे कि एमन वाकई नज़रअंदाज होती आई थी। बहुत सारे अनासिर थे जो इस सब के पीछे कारफरमा थे, लेकिन सबसे बड़ी वजह शहरीन की तबीयत ही थी, जो कभी संभलती थी और कभी बिगड़ी रहती थी। आजकल चूँकि वो ठीक थी, इसीलिए उसने सूरत हाल में अपनी कोताही बहुत बुरी तरह महसूस करी थी। अच्छा चलो, तुम नाराज़ मत हो, एमन की बर्थडे आ रही है। इसने गुफ्तगू का मौजू बदल कर कहा और अचानक कहा। एमन से मोहब्बत के इजहार का फ़िलहाल उसे यही तरीका समझ आया। हर साल ही आती है, कौन सी नई बात है? वो लापरवाही से बोला। हाँ, लेकिन इस साल मुझे सेलिब्रेट करनी है ना, बहुत शानदार तरीके से। हर साल की तरह नहीं करनी कि बस कहीं बाहर जाके खाना खा लिया और बच्ची के लिए कोई तोहफा ले लिया। इस बार वैसे करनी है जैसे सब करते हैं, घर में पार्टी करनी है, सब लोगों को बुलाएंगे। वो हतमी लहजे में बोली।
ये क्या नया शौक चुराया है तुम्हें भाई, पार्टी करने का दिल है? वो इसकी फरमाइश पर हंस पड़ा। हाँ, मेरा दिल चाह रहा है इस बार एमन के लिए कुछ स्पेशल सा किया जाए। 4 साल की हो जाएगी और अब तक हमने इसकी किसी बर्थडे पर ढंग की तस्वीर नहीं बनवाई। लोग कितना कुछ कहते हैं और करते हैं अपने बच्चों के लिए। समी ने हुंकारा भरा, फिर इसकी कनपट्टी पर उंगली रखकर नीम संजीदा अंदाज में बोला, एक नसीहत करता चाहता हूँ ज़ौजा, हो सके तो उसे यहाँ महफूज कर लो। लोग रोग होते हैं, इनकी पैरवी मत करो। अपनी औलाद के लिए कभी किसी को दिखाने या जताने के लिए कुछ ना करना, इससे औलाद खुश नहीं होती, ना ही लोग और ना ही दुनिया, ना ही अल्लाह। सुन ली है मैंने नसीहत और शुक्र है मुझ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मैं लोगों की खातिर कुछ नहीं करना चाहती, मैं तो अपनी बेटी की खातिर ही करना चाहती हूँ। और तुम भी बातें करने के बजाय ज़रा सा अच्छी सी अमाउंट का चेक तो काट के दे दो, मेहरबानी होगी। वो इसकी नसीहत को खातिर में न लाते हुए बोली, तुम मेरा खर्चा करवा कर ही दम लोगी। वो खुशगवार अंदाज में बात कर रहा था, जिसका मतलब था शहरीन की तजवीज़ मंजूर हो गई थी। हाँ ना, सिर्फ खर्चा करना होगा बल्कि मेहनत भी करनी होगी। मैं अपनी अम्मी को भी बुलवाऊंगी, बहुत अच्छी पार्टी करनी है मुझे। वो पुरजोश थी। समी का लफ्ज़ अम्मी पर लैपटॉप की तरफ देखता अंदाज बदल गया। वो चाहते हुए भी उसे टोक नहीं पाया। क्या बात है, आज तो बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं किया आपने। इसने रानिया की टेस्ट शीट इसको चेक करने के बाद वापस थमाते हुए नाराज़गी भरे लहजे में कहा। काफ़ी दिन हो गए थे अब रानिया को पढ़ाते हुए, इन दोनों के दरमियान उस्ताद और शागिर्द वाली अच्छी केमिस्ट्री बन चुकी थी। रानिया अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करती आई थी। ये पहली मर्तबा था कि नैना को इससे शिकायत हुई थी। रानिया ने थके हुए अंदाज में शीट्स पकड़ी थी और गायब दिमागी से उनका जायज़ा लेने लगी। नैना को इसके बुझे बुझे सरापे ने हैरत में मुब्तला कर दिया। वो 16-17 साल की दुबली पतली लेकिन बहुत पुरजोश जिंदा दिल सी लड़की थी। अच्छे मार्क्स लेकर खूब शोर मचाती थी। 2-3 बार तो वो नैना को इस खुशी में आइसक्रीम भी खिला चुकी थी कि मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं। इसी तरह कभी मार्क्स ख़राब आ जाते थे तो वो हाय डालकर वावेला मचा देती थी। लेकिन आज ना वो बेचैन हुई थी और ना कोई ख़ास रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। आपकी तबीयत ठीक है रानिया? नैना ने बॉल पॉइंट को कैप लगाते हुए बड़े सरसरी से अंदाज में सवाल किया। उसने ना समझी के आलम में सर उठाया, फिर गर्दन हिलाकर दोबारा शीट देखने लगी। ये भी एक गैर मामूली बात थी। वो बहुत बातूनी लड़की थी, लेकिन आज वो काफ़ी चुप थी। इसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। क्या बात है, मामा से डांट पड़ी है क्या? रोई हैं आप? नैना ने दोबारा पूछा। नहीं नैना बाजी, ऐसी कोई बात नहीं। अब की बार उसने सर उठाकर देखा और नज़रें झुकाए बगैर जवाब दिया। आंखें क्यों इतनी सुर्ख हो रही हैं? क्या सारी रात जागती रही हो? नैना ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई। रानिया ने चौंक कर उसे देखा। नैना के लहजे में शफकत और मुलायमत दोनों थी। रानिया चूँकि एक प्रॉब्लमेटिक तालिब इल्म नहीं थी, इसलिए नैना इससे पहले भी ज़्यादा सख्ती नहीं करती थी, लेकिन आज इसको इस अंदाज में देखकर वह नर्म लहजे में बात कर रही थी। रानिया ने इसकी जानिब देखा कुछ कहने के लिए, पर तोले फिर इसने एकदम रोना शुरू कर दिया। नैना परेशान होकर अपनी जगह से उठकर इसके करीब आ गई। क्या बात है रानिया, किसी ने कुछ कहा है? मामा ने ज़्यादा डांट दिया क्या? रानिया कुछ नहीं बोली, बल्कि हथेली की पुष्ट से आंखें साफ करने लगी, जैसे अपने बेवक्त के रोने पर खुद भी शर्मिंदा हो गई हो। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं रानिया। कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है तो आप मुझसे शेयर करें। उसने बहुत मोहब्बत से इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। अपने तमाम स्टूडेंट के साथ पढ़ाई के बाद इसका लहजा हमेशा ऐसा ही होता था। बोलो ना रानिया, उसकी खामोशी से उकताकर नैना ने फिर पूछा था। रानिया के चेहरे पर कश्मकश थी, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, बताने की ख्वाहिश हो मगर हिचकिचाहट भी हो। अच्छा आपकी मर्जी, लेकिन अगर कोई परेशान कुन बात है तो अपनी मामा से डिस्कस कर लें, ओके? नैना ने उसे मुतामल देखकर अपनी जानिब से बात ख़त्म करने की कोशिश की। उसे यूनिवर्सिटी से देर भी हो रही थी और कुछ इसमें सब्र भी ज़्यादा नहीं था। वो बाल की खाल निकाल कर वक्त बर्बाद करने वालों में से नहीं थी। मामा से डिस्कस नहीं कर सकती, वो मुझे डांटेंगे। रानिया ने गुलूगिर लहजे में जवाब दिया। मामा डांटने वाली मखलूक का ही नाम है, लेकिन मामा से ज़्यादा अच्छा दोस्त भी कोई नहीं होता। डांटने टबटने के बाद भी इन जैसी मोहब्बत और एतबार आपसे कोई नहीं कर सकता। वो नसीहत कर रही थी। नैना बाजी, दरअसल वो एक लड़का है, मुझे तंग करता है कुछ दिनों से। रानिया इतना कहकर चुप हो गई। नैना ने सर हिलाया। इसके नज़दीक ये आम सी बात थी जो हर लड़की के साथ या हर तीसरी लड़की के साथ वक़ूफ़-पज़ीर हो रही थी। फेसबुक पर? इसने अब की बार सख्त लहजे में पूछा था। जी फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पर भी। रानिया शर्मिंदगी से बोली। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने फ़ेसबुक पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है क्यों? ये नहीं करना चाहिए था आपको। वह आपकी बार पहले से ज़्यादा सख्ती लहजे में समोकर बोल रही थी। नहीं नैना बाजी, मैंने नहीं दिया। दरअसल मैं जहाँ पहले ट्यूशन पढ़ती थी ना, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल में व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया था, जहाँ वो एग्ज़ाम के दिनों में एक दूसरे के साथ अपनी तैयारी, पुराने पेपर्स और इस तरह की चीज़ें शेयर करते थे। मामा से पूछकर मैंने इन लोगों को अपना नंबर दिया हुआ था, शायद वहाँ से किसी ने लिया है। वो वजाहत आमेज़ लहजे में बोली। तो अब क्या प्रॉब्लम है?
क्या कहता है वो? वो लड़का जो आपको टीस कर रहा है। नैना के चेहरे पे सख्ती हर सवाल के साथ बढ़ती जाती थी। उससे हमेशा इन बच्चों पर गुस्सा आता था जो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते थे और फिर दूसरों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते थे। वो कहता है मुझे फेसबुक पर ऐड करो, मुझसे दोस्ती करो, मुझसे फ़ोन पे बातें करो, बार बार व्हाट्सएप करके एक ही बात करता है। वो बात अधूरी छोड़कर चुप हो गई। क्या? नैना ने इस्तेफामिया लहजे में उससे पूछा। एक ही बात लिखता रहता है, आई लव यू रापुंज़ल, आई लव यू रापुंज़ल। रानिया के लहजे में झिझक और शर्मिंदगी एक साथ बढ़ी थी। आंखें भी नम हो गई। रापुंज़ल? नैना ने ये लफ्ज़ पहली बार सुना था। हबीबा इसकी ज़िंदगी से चुपचाप निकलकर इसके शौहर की ज़िंदगी में इस तरह दाखिल हुई कि उसे पता ही नहीं चल सका। वो पहले इससे खार खाती थी, चिढ़ती थी, कोसती थी, उसे दिल ही दिल में बुरा जानती थी। और फिर यूँ हुआ कि वो और काशिफ मिलकर उसे बुरा भला कहने लगे। उसका जिक्र आता तो काशिफ नाक चढ़ा के कहता, क्या ये ज़रूरी है कि जब हम अपनी बातें करने चाहें तब हम किसी थर्ड क्लास औरत को याद करें? मत किया करो इसका तस्करा मेरे सामने। इसके मरे हुए शौहर की लाज रख रहा हूँ, वरना तो इसकी आवाज़ भी नहीं सुनता मैं। इसके लहजे की हक़ारत, तज़हीक और नफ़रत सोफ़िया के दिल में सुकून बन के उतरती थी। वो इन दिनों इतनी पुरसुकून रहने लगी कि उसे खुद भी अपनी ज़िंदगी पर रश्क आता। वो सारी बातें जो इसकी खुशकिस्मती के बारे में ख़ानदान में मशहूर थीं, वो बिल्कुल हकीकत लगतीं। वो सब एक अच्छी, खुशहाल, मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। काशिफ का कारोबार खूब तरक्की कर रहा था। वो महीने में 2-3 दिन के लिए अपने बिज़नेस की प्रमोशन के लिए शहर से बाहर भी जाता था। एक बार वो 1 हफ़्ते के लिए दुबई भी गया और जब वो घर वापस आता, उदासी इसके चेहरे पर बल्कि पूरे वजूद पर छाई होती। वो ज़रमीन को इतनी बार गोद में लेकर प्यार करता और गले लगाता कि इसकी उदासी को महसूस करके सोफ़िया की आंखें नम हो जाती। इसके शौहर अपनी फैमिली के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, अपने वक्त और आराम की कुर्बानी दे रहा था, तो वो क्यों ना इंसान की मोहब्बत में मुब्तला होती। हर गुजरता दिन इसके दिल में काशिफ की कदर व मंजिलत को बढ़ा रहा था। इसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी इतनी ज़ोर से बंध गई थी कि इसके पार कुछ नज़र आना बंद हो गया था। ये रापुंज़ल कौन है? इसने काउंटर पर खड़े होकर पहला सवाल यही किया था और साथ ही हाथ बढ़ाकर ऊपर लटकता पापड़ वाला पैकेट उतार कर ले लिया। सलीम कागज़ कलम हाथ में लेकर बैठा ही था। इसका सवाल सुनकर चिढ़कर बोला, मुझे क्या पता कौन है? मुझसे तो ऐसे पूछ रही जैसे मेरे पप्पू की बेटी हो। बात सुनो सलीम, तुम आपे से बाहर मत हो। तुम्हें ज़रा सी अहमियत दे दो ना, सर पे चढ़ जाते हो। नैना इससे ज़्यादा चिढ़कर बोली। उसने इत्मीनान से पैकेट खोले और कुड़कुड़ की आवाज़ें पैदा करते हुए पापड़ चबा रही थी। जी अच्छा मैडम जी, और कोई हुक्म? इसने फ़ाइल साइड पर रख दी, फिर व्हीलचेयर ज़रा सी काउंटर की जानिब खिसकाई। वो उसे बताना चाहता था कि उसे एक मशहूर मैगज़ीन के एडिटर ने कॉल की और वो चाहते हैं कि वो इनके लिए मज़ीद लिखे, लेकिन वो पापड़ चबाने में गर्क थी। तुम्हारा जी नहीं भरता इन चीज़ों से? वो नाक चढ़ाकर सवाल कर रहा था। नैना ने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, कोई और सवाल? तवक्को के मुताबिक कोरा जवाब आया था। मत खाया करो इस तरह की चीज़ें। वो अब इसकी फ़िक्र कर रहा था, लेकिन उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे भूख लग रही है। छोटा सा पैकेट था, एकदम ख़त्म हो गया और इसने दूसरा भी उतार लिया। तो तुम्हारे अब्बा तुम्हें खाने को नहीं देते क्या, या मुझे गरीब का ही नुकसान किए जाना है? वो इसके खाने की रफ्तार से मज़ीद चिढ़ रहा था। नैना ने नाक फुलाई फिर लहजे में मसनूई खफकी पैदा करके बोली, मेरे अब्बा का नाम एहतराम से लो। मैं अपने अब्बा की जो मर्ज़ी कहूँ, वो मेरे अब्बा हैं, मैं जो चाहे कह सकती हूँ। तुम्हें कोई हक़ नहीं कि उनके बारे में कोई बात करो। मुझे कोई शौक़ भी नहीं है बड़ों के बारे में इज़्ज़त व एहतराम के बगैर बात करने का। आपके शौक़ आपको ही मुबारक हों। सलीम ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। ये हुई ना बात शरीफ लड़कों वाली। अब ज़रा मेरे इस सवाल का तो जवाब दो, ये रापुंज़ल कौन है? वो फिर से सवाल दोहरा रही थी। रानिया के सामने इसने अपनी नाइल्मी ज़ाहिर नहीं की थी, लेकिन हकीकत ये थी कि इससे पता नहीं था कि रापुंज़ल क्या है। रानिया का फ़ोन नंबर इसके पास था और अब इसने तसल्ली दी थी कि वो परेशान ना हो। वो इस तंग करने वाले लड़के का कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, इसलिए अब वो घर जाने के बजाय यहाँ खड़ी थी। दरअसल सलीम के पास मोबाइल इजी लोड की सहूलत थी, इसीलिए सेलुलर कंपनीज़ में इसके थोड़े बहुत ताल्लुकात भी थे। इसने सोचा था वो रानिया का मसला उसे बताकर मदद के लिए कह देगी। रापुंज़ल का तस्करा इसने यूं ही तमहीद बांधने के लिए किया था और वो ये भी चाहती थी कि जब रानिया इसके सामने दोबारा ये लफ्ज़ दोहराए तो उसे पता हो अपने शागिर्दों के सामने उसे लायल ज़ाहिर होना बड़ी तकलीफ़देह बात लगती थी। रापुंज़ल तुम हो, सलीम ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। नैना ने साबका अंदाज में से देखा, फिर घूर कर अफसोस से सर हिला दिया। तुम्हें इज्जत रास नहीं आती ना? मैं जब भी तुम्हें पढ़ा लिखा इंसान समझती हूँ और काबिल आदमी समझ के कुछ पूछती हूँ, मदद लेने आती हूँ, पछताती हूँ, हमेशा पछताती हूँ। अरे वाह, तुम तो शायरी भी करने लगी हो। आती हूँ, पछताती हूँ, जाती हूँ। वो आदत के मुताबिक अभी संजीदा नहीं हुआ था। माफ़ करो भाई, सारे ख़ानदान में तुम ही काफ़ी हो एक शायर। हमें अपने माथे पर ये कलंक के टीके नहीं लगवाने मज़ीद। वो तंज़िया अंदाज में बोली। सलीम ने इससे भी ज़्यादा बुरा मुँह बना लिया। अच्छा तो फिर जाओ यहाँ से, और ख़बरदार अब पापड़ चिप्स खाने या चिली मिली मांगने मेरी दुकान पर आई तो अल्लाह बचाए इन गरीब गुरबा रिश्तेदारों से। अच्छा फ़र्ज़ करो अगर दोबारा आ गई तो क्या करोगे? उसने पूछा। तुम्हारे अब्बा को शिकायत कर दूंगा कि आपकी बेटी मुझे तंग करती है, वो दम खाने वाले अंदाज में बोला। बाबा, अब्बा से बात करने की हिम्मत है ना तुम में?
इनके सामने तो तुम्हारी घिघी बन जाती है, इतनी हिम्मत तो तुम में भी नहीं, तुम्हारी तो सांस ही बंद होने लगती है। उसने मुंह बनाकर जवाब दिया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, और हर बात में मेरे अब्बा का जिक्र करना ज़रूरी है क्या? वो सवाल कर रही थी, और यही वो वक्त था जब सलीम पहचानता था कि अब उसे मज़ीद नहीं चिढ़ाना। अपने अब्बा के जिक्र से वो हमेशा कतराती थी। अच्छा बताओ क्या काम है, क्या पूछना है? वो संजीदा हुआ। सारा मूड ही खारत करती है। अब मैं जा रही हूँ, रात को आऊँगी तो बात करेंगे। वो चबूतरे से नीचे उतरी। रुको तो, क्या लफ्ज़ पूछ रही थी तुम? रपुंजुल, मेरा ख्याल है किसी कहानी का किरदार था। वैसे क्यों पूछ रही हो? उसे संजीदा देखकर नैना दोबारा चबूतरे पर चढ़ गई। फिर उसे रानिया का पूरा मसला बताया। इस सेलुलर कंपनी का बंदा आता है मेरे पास, मैं फ़ोन करता हूँ, इसको पूछता हूँ कि क्या हो सकता है। वैसे तुम इस लड़की को भी समझाओ कि कुछ दिन के लिए अपना नंबर बंद कर दे और आइंदा उल्टे सीधे लोगों को मत दे अपना नंबर। उसने पूरी बात सुनकर मशवरा दिया। कहा तो था मैंने, देखो अब क्या होता है। वैसे लड़की तो बहुत अच्छी है वो, रानिया की हिमायत में वो बोली थी। अच्छा चलो तुम अब जाओ, गाहक आ रहे हैं। सलीम ने 3-4 लड़कों को दुकान के जाने पाते देखकर उसे इशारा किया। नैना सर हिलाकर चबूतरे से उतर गई। ये काम कर देना, भूलना मत, उसने ताकीद की। गाहकों में लगकर कहीं भूल ही ना जाऊँ। ऐसा करो, मगरिब के वक्त दोबारा याद करवा देना मुझे। नैना ने जाते जाते फिर सर हिला दिया। मुझे मिसेस तहरीम लोधी ने आपके बारे में बताया था। शहरीन ने अपने सामने बैठी 40-42 साल पुरवकार से हुलिये वाली खातून को देखते हुए कहा। वो एमन की बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट्स के सिलसिले में इनसे मिलने के लिए आई थी। समी के किसी शनासा ने इसके बारे में बताते हुए काफ़ी तारीफ़ की थी और इनके काम को काफ़ी तसल्ली बख्श करार देकर रिमार्क्स भी दिए थे। आपने लास्ट मंथ इनके बेटे की बर्थडे की पूल पार्टी अरेंज की थी ना? मैंने इसकी तस्वीर देखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका काम। मिसेस तहरीन काफ़ी तारीफ़ कर रही थी आपकी। शहरीन ने वजाहत की तो वो खातून खुश हो गई। बहुत शुक्रिया। वो इस फील्ड में बहुत पुरानी नहीं थी, अपने ही घर से केटरिंग का नया काम शुरू किया था, इसलिए मेहनत भी काफ़ी करती थी और रेट्स भी मुनासिब थे। दरअसल मेरी बेटी की 4th बर्थडे है कुछ दिनों में। मैं चाहती हूँ आप हमारे लिए भी बहुत अच्छे से अरेंजमेंट्स कर दें। दरअसल ये बर्थडे बहुत स्पेशल है, हमारे कुछ बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं उस रोज़। वो हमारी बेटी को पहली बार देखेंगे, तो मैं काफ़ी कॉन्शियस हो रही हूँ। मैं चाहती हूँ इन पर मेरा और मेरी बेटी का बहुत ज़बरदस्त सा इंप्रेशन जमे। वो अपना मुद्दा बयान कर रही थी, वो खातून इसकी बात सुनते सुनते सर भी हिला रही थी। इसकी बात ख़त्म हुई तो वो बोली, फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी मेयार पर पूरा उतर सकूँ। आप अपना बजट, डिमांड्स और लोकेशन बता दीजिए, डेट और टाइमिंग बता दीजिए। मेरे पास बहुत सी हार्ड वर्किंग लोगों की टीम है। अल्लाह ने चाहा तो हम आपको मायूस नहीं करेंगे। नहीं होने के बावजूद वो खातून काफ़ी प्रोफेशनल थी। शहरीन ने इसकी पूछी गई सब बातें बताना शुरू कर दी, जिन्हें वो अपने आईपैड पर महफूज करती जाती थी। ये कुछ तस्वीर हैं कुछ 6 माह की इनकी बर्थडे पार्टीज़ की जो मैंने अरेंज की हैं। आप मुनासिब समझे तो थीम इनमें से सेलेक्ट कर लें। आपकी बेटी की बर्थडे है तो थीम ऑफ कोर्स गर्लिश होगी। आप आजकल सिंड्रेला, एलिस और लिटिल मरमेड की थीम ज़्यादा पॉपुलर है। हेलो किटी भी बच्चों में काफ़ी मकबूल है। वो अपना आईपैड इसके जाने बढ़ाते हुए उसे तस्वीर दिखाने लगी। मुख्तलिफ़ किस्म की फेरी टेल्स और कार्टून कैरेक्टर्स वाली थीम की पार्टीज़ की तस्वीर एक के बाद एक शहरीन के सामने आती जाती थी और वो देखते हुए रिजेक्ट करती जाती थी। अगर आपको इनमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप मुझे खुद बता दें, हम इसके मुताबिक काम कर लेंगे। बच्चियों में आजकल बार्बी और प्रिंसेस बहुत ही इन है। इन खातून ने अपना मशवरा देते हुए इसकी राय भी जाननी चाहिए। शहरीन ने नफ़ी में सर हिला दिया। इसके अलावा कुछ और है? आपकी पुष्प पर जो कार्ड है इस पर भी कुछ आइडियाज़ हैं, वहाँ भी एक नज़र डाल लीजिए। फेरी टेल में से नहीं चाहिए तो कोई भी कार्टून कैरेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए। स्पंज बॉब है, शॉन दी शेप भी पसंद करते हैं लोग। कुछ बर्थडेज बच्चों का फंक्शन होता है तो बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रख के बेहद करना ज़रूरी है। वो खातून पिछली दीवार की तरफ लगे बोर्ड की तरफ इसकी रहनुमाई करते हुए मुसलसल बोल रही थी और उसे मुख्तलिफ कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में बताती जाती थी। शहरीन चुपचाप इन तस्वीरों को देख रही थी जो बोर्ड पर चिस्पा की गई थी। चंद लम्हे वो इन पर ही गौर करती रही, फिर बिलाखिर इसने एक उंगली एक कार्ड पर रख दी। ये इसने सवालिया अंदाज में इस खातून का चेहरा देखा, इनकी राय जानना चाहिए। वो खातून इसके बराबर आ गई थी। वो एक बड़े से किले की खिड़की में बैठी हुई शहजादी की तस्वीर का कार्ड था। तस्वीर में एक्स्ट्रा एक्ट्रेस के लंबे बालों ने शहरीन की तवज्जो अपनी जानिब खींची थी। इसके सुनहरे बाल किले की खिड़की से नीचे की जानिब तस्वीर की आखिरी सिरे तक जा रहे थे। रापुंजुल, इस औरत ने सवालिया अंदाज में शहरीन का चेहरा देखा। शहरीन ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। ओके डन, वो मुस्कुराई थी। नैना बाजी, हमजा मुझे तंग कर रहा है। वो चाय का कप लेकर अम्मी के दीवान में आकर बैठी थी कि बरकत ने तान लगाई। वो घर में बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाती थी, लेकिन कभी कभी पड़ोसियों के बच्चे इससे मैथ सीखने या ट्यूशन की इंग्लिश सीखने आ जाते थे। हमजा, तुम बाज आते हो कि लगाओ एक थप्पड़? इसने वहीं से आवाज़ लगाई। नैना बाजी, कसम से मैं तंग नहीं कर रहा। मैंने तो अपनी किताब में इसकी अम्मी का नाम लिखा देखा है और वही दिखा रहा हूँ, लेकिन ये देख ही नहीं रहा। हमजा ने भी जवाब दिया। वो अपनी जगह से उठी और बरामदे में इनके करीब आकर बैठ गई। क्या मसला है तुम्हारा हमजा के बच्चे?
हर वक्त शरारतें सोचती रहती हैं तुम्हें। इसने इसका कान मरोड़ते हुए ज़ोर से खींचा। नैना बाजी, मेरी गलती हो या ना हो, आप हमेशा मुझे ही टोकती हैं। हालांकि मेरी अम्मी जब भी कोई मज़े की चीज़ बनाती हैं मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आता हूँ, लेकिन फिर भी। इसने मसनूई अंदाज में हुंकारा भरकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। ओए, तुम्हारी अम्मी कोई मज़े की चीज़ बनानी आती हुई है क्या? पैकेट के मसाले डालकर बिरयानी भी नहीं बनानी आती उन्हें। वो नाक चढ़ा के बोली। हमजा की आंखें फैल गईं। मैं बताऊंगा अम्मी को नैना बाजी ऐसा कह रही थी, बल्कि वो चपली कबाब भी नहीं लाऊंगा जो अम्मी बना रही थी। अम्मी ने कहा था कि जब पढ़कर आओगे तो नैना बाजी के लिए ले जाना। नैना ने मुंह साइड पर रखकर अपनी हंसी रोकी। वो ग्रेड 8 का स्टूडेंट था और बातें करने में सबके कान कतरता था। अब ऐसी बात भी नहीं है, कभी कभी अच्छा पका लेती हैं तुम्हारी अम्मी, चपली कबाब तो हमेशा अच्छे बनाती हैं। वो हंसी रोकते हुए उसे ताकीद करके बोली थी। बाकी आइंदा अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।